कांग्रेस के की जो पिरामिड थ्योरी थी, उस पिरामिड थ्योरी में 1969 के महाविभाजन के बाद कहें, इंदिरा गांधी के दौर या 1984 के चुनाव तक बीडीएम की बड़ी चर्चा होती थी, ब्राह्मण दलित मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी से मौजूदा समय में यदि उत्तर भारत के बड़े राज्यों की बात करें तो ये तीनों समुदाय दूर जा चुके हैं, यानी कांग्रेस का कोर वोट बैंक पूरी तरह से बिखर चुका है। ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई अपने उस वोट बैंक को वापस पाने के लिए कोई प्रयास करती हुई दिख रही है? क्योंकि ये तो दिखा है कि दलित समाज उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती का साथ छोड़ता हुआ दिखा है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ मूव नहीं किया है, बल्कि उसका भगवाकरण होता हुआ दिखा है। वही दूसरी तरफ देखें कि बाबरी विध्वंस के पहले भागलपुर दंगे और अयोध्या के शिलान्यास जो 89 में हुआ था, अल्पसंख्यक समुदाय ने यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में उसी वक्त साथ छोड़ दिया था। तो ब्राह्मण समुदाय मंदिर आंदोलन के साथ छूट गया। अब कांग्रेस कौन से नए समीकरण पर काम करते हुए दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वही जो हारने की स्थिति में है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा आलोचना उसकी करते हैं। और जो अभी पाठक जी ने कहा ना कि उसके बनस्पत जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि तभी जब तुलनात्मक चीजें रखें तो शायद मूल्यांकन दुरुस्त होगा। इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मण दलित मुस्लिम की, तो मुझे लगता है कि इनमें से अगर ब्राह्मण को छोड़ दो तो दलित और मुस्लिम उस स्थिति में है जो कांग्रेस की तरफ लौट सकता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के पास मौका भी है और वो थोड़ा कोशिश भी कर रही है। मसलन पंजाब में जो उन्होंने प्रयोग किया वो बात अलग है कि वो असफल हुआ। चन्नी को लाकर के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया, लेकिन वहां जो रिएक्शन हुआ उसके वजह से वो चुनाव हारे। और मुझे लगता है कि उसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका रही होगी या बीजेपी की रणनीतिकारों की, कि अगर ये दाव कांग्रेस का सफल हो जाता है तो ये इसको आगे लेकर के जाएंगे, इसलिए इसको यहीं खत्म किया जाए। और कांग्रेस पार्टी में ये हिम्मत नहीं है। यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी सुरक्षात्मक खेलने लगती है। अगर वो यहीं पर ऑफेंसिव हो जाए और चरणजीत सिंह चन्नी को आगे करके वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में या जो हिंदी भाषी अन्य राज्य है वहां पर उनका इस्तेमाल करे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, भले ही वो हारे हुए मोहरे हैं। या और उसके बनस्पत आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बावजूद अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो उसके यही सारे कारण है कि उन्हें ओबीसी को अपने साथ बनाए रखना है। तो ये संदेश कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, और ये मैं कह रहा हूं कि ये समय भी है। ये तब जब उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति खत्म होते हुए दिख रही है और जो जाटव वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखा है इस चुनाव में, मतलब जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। और हम लोग बराबर यही बात कह रहे थे कि ये शायद वोट कहीं और नहीं जाएगा, लेकिन वो गया। तो ये मौका है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ वापस लौट सकता है। और मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं उनमें से ये थोड़ा सा आशा दिखाई दे रही है। एक दूसरा, मुस्लिम के साथ भी वही स्थिति है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए निश्चित रूप से वो बड़े दल के साथ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो बदलाव का वोट गया उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के अलावा दलित भी है, पिछड़ा भी है। तो ये जो बदलाव का वोट गया है वो बात अलग है कि मुस्लिम लगभग एक तरफा गया है। वो आज इस बात को महसूस कर रहा होगा कि अगर यही परिणाम होने थे तो वो कांग्रेस के साथ अगर जाता या टेक्टिकल वोटिंग करता तो उसका प्रभाव दूसरा होता। मसलन उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी 10% भी वोट लेकर के आती या उससे ज्यादा लेकर के आती थोड़ा सा, तो कांग्रेस की एक उम्मीद बनती। तो ये एक 24 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है वो इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि हमें अगले चुनाव में लोकसभा में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई देने के बावजूद उनका जो संगठन है वो दुरुस्त नहीं है। और उनके कार्यकर्ता उत्साही जरूर हैं, लेकिन वो वोट लाने में नाकामयाब साबित हुए। और इसलिए मुझे लगता है कि उससे बेहतर, खास करके प्रियंका गांधी की जो कैंपेन थी या प्रियंका गांधी ने जो भी संगठन तैयार किया, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने संगठन तैयार कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक संगठन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। और अभी उनके पास 1.5 साल का समय है
प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आकर के अगर रुकती हैं और यहाँ संगठन पर काम करती हैं, जैसा कि मुझे जो दिख रहा है चीज है कि 4.5 करोड़ मेंबर उन्होंने इस बीच में बनाए हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, कुछ पुराना जो पर्ची से जो बनते थे वो उन्होंने बनाए हैं। जाहिर है उसमें उत्तर प्रदेश से भी होंगे, वो साउथ से ज्यादा है लेकिन उत्तर प्रदेश से भी होंगे। तो अगर वो यहाँ पर ये काम करते हैं तो उनका दलित और मुस्लिम जो वोट है वो लौट सकता है, लेकिन ब्राह्मण फिलहाल नहीं लौटेगा। अगर वो फिर वही गलती करेंगे कि जैसे सपा ने की या बसपा ने की, कि आप ब्राह्मण मतदाता को साधने के लिए बाकी और समुदाय को भूल जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एकदम मुझे लगता है बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपना विजन स्पष्ट करते हुए खेलना चाहिए कि अगर आज सवर्ण मतदाता सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है तो अब हमारे पास जो बचा है हम उस पर खेलेंगे। मसलन जिस शब्द को लेकर के मैं चर्चा करते रहता हूं, सामाजिक न्याय की राजनीति, और सामाजिक न्याय की राजनीति का मतलब दलित राजनीति नहीं है या पिछड़ा राजनीति नहीं है। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने भारत के संविधान का जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन में जो उन्होंने किताब लिखी है उसके लिए वो लिखते हैं कि भारतीय संविधान का जो मूल है, जो निचोड़ है, वो सामाजिक न्याय है। उसमें संविधान की मूल भावनाओं से लेकर के धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, या जिसकी कांग्रेस पार्टी बात करती रही है कि साहब हम इन मूल्यों पर खड़े हैं और इन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो इस टर्म के साथ आगे आ सकते हैं। और इस टर्म में कतई सवर्णों का विरोध नहीं है, जैसा कि 15 और 85 के नारे में दिखता है। वो जो भूल हुई थी यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य से, अगर वो अखिलेश यादव के प्लेटफॉर्म पर आकर के उस आक्रामक मुद्रा में 1585 का नारा नहीं दिए होते बल्कि सामाजिक न्याय की बात की होती, तो शायद उतना जो सवर्ण है वो उतना आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, खास करके उनके खिलाफ। तो सामाजिक न्याय की राजनीति को सारे लोग पसंद करते हैं, उसमें कोई सवर्ण, कोई दलित, कोई पिछड़ा नहीं है। तो अगर इस एजेंडे के साथ आते हैं, और आप यूपीए 2 को देखिए जरा, उसमें दलितों को कितना प्रतिनिधित्व दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और वो एक आप ये भी कह सकते हैं कि वो टोकनिज्म था। वो लोकसभा में स्पीकर भी दलित था, नेता लोकसभा में जो नेता थे वो भी दलित थे, या उन्होंने तो गृह मंत्री भी दलित को बनाया था। तो ऐसे कई पदों पर दलितों को यूपीए 2 में बिठाया गया था जो दलित समुदाय से आते थे, और इसी को अगर वो आगे बढ़ाते हैं, उसका फायदा नहीं मिला कांग्रेस को, वो लेने में नाकामयाब साबित हुई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को टोकनिज्म की राजनीति करनी बखूबी आती है। अभी जो जानकारी है, 1 तारीख से लेकर के 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण विभाग की तरफ से वो पूरा बाबा साहब की जयंती मनाने जा रही है। तो जो समाज कल्याण विभाग का सारा पैसा है आप आयोजन पर खत्म कर देंगे, समाज के कल्याण के लिए क्या बचेगा? इस सवाल को उठाते हुए असल मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति करती है, किसानों के, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, दलितों और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके सवाल पर, और प्रियंका गांधी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तो सृजित की है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अगर इन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी आती है तो जो बदलाव का वोट है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, और उसमें दलित और मुस्लिम भी है। मार्च 1998 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी, बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे कुशाभाऊ ठाकरे। आज बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे से जेपी नड्डा तक पहुंच गई। कांग्रेस अभी भी सोनिया गांधी पर टिकी हुई है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि नेतृत्व का स्टैग्नेंट हो जाना पूरे संगठन को स्टैग्नेंट बना रहा है? ये बड़ा कारण तो नहीं है कि न नेता, न नीति, न नैरेटिव, न संगठन, हर जगह पार्टी पैरालाइज दिखती है। ये एक बड़ा कारण तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के शिथिल पड़ने का? निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है, लेकिन है वही कि कांग्रेस पार्टी की एक अपनी मजबूरी भी है। कांग्रेस के मजबूत रहने के 2 आधार माने जाते हैं। एक तो यह है कि गांधी परिवार का रहना और सत्ता में उसका रहना। अब इस वक्त एक तो है कि कांग्रेस पार्टी में अब वो जैसी भी भूमिका में है, लेकिन सोनिया गांधी है और राहुल गांधी है, लेकिन सत्ता से वो बाहर है पिछले 8 साल से। तो जो G23 है वो क्या है? वो लोग हैं ज्यादातर उनमें से कि जो राज्यसभा के थ्रू जाकर के सत्ता में वो ऐशो आराम करते थे। वो ठीक है, बड़े बौद्धिक लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो मास अपील रखते हैं, जो चुनाव बड़ा जीत करके आते हैं? वो उनमें से नहीं है।
तो ये जो अभी की स्थिति है उसमें ये तो बिल्कुल हम सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी का वजूद उस तरह से नहीं रहेगा, पर एक उसमें टिकाऊपन नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि वो अध्यक्ष रहते हैं कि नहीं रहते हैं या उसकी जगह पर कोई और रहता है, लेकिन सेंटर जो है वो गांधी परिवार ही होगा। अब इस समय एक बड़ा खतरा ये भी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जो लगातार परिवारवाद को लेकर के बात कही जा रही है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी का मिशन ही है कांग्रेस मुक्त भारत करना, और उसमें कहीं ना कहीं जो उनके भीतर के अपने असहमत लोग हैं उनके द्वारा भी कांग्रेस पार्टी पर जो लगातार हमला करवाया जा रहा है, उसमें एक साजिश ये भी बताई जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, कि लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो हेडशिप है वो कहीं और चली जाए और उसे कैप्चर कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब ये अचानक सचिन पायलट का एक नाम उभर करके आया था, वो क्यों आया, वो कहां से आया, ये इसके पीछे कौन है कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? और वही सचिन पायलट है जो राजस्थान में सत्ता पलट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे और बीजेपी के शरण में थे। तो आज उन पर क्या भरोसा किया जा सकता है? राष्ट्रीय नेतृत्व क्या उनके ऊपर भरोसा कर सकता? नहीं कर सकता। यही हालत G23 की है कि उनमें से किसी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी कल को नहीं टूट जाएगी, या कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने में किसी एक की भूमिका नहीं हो सकती है? इसलिए अगर गांधी परिवार से बाहर जाकर के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता भी है तो बहुत विश्वसनीय होगा, जो भी होगा, जो गांधी परिवार के प्रति जिसकी निष्ठा होगी, क्योंकि ये सिर्फ गांधी परिवार का मामला नहीं है, एक पूरी पार्टी का मामला है और पार्टी को बिकने में 2 मिनट नहीं लगेगा। जो लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी बहुत आसानी से बर्बाद हो जाएगी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तो अब मजबूरी है कि वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहे। हाँ, अब दूसरा जो आधार है वो है कि सत्ता में पहुंच पाना। अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी पहुंचती है इनके इन प्रकारेण, तो ये सारी स्थितियां दुरुस्त हो जाएंगी। उसमें जो नाराजगी है, ये ग्रुप वो ग्रुप, ये सब मिलकर के फिर सत्ता में जो ऐशो आराम करते हैं वो हम लोगों ने देखा, वो वही करेंगे। और ये जो सवाल है कि सोनिया गांधी लगातार, और वो कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रेसिडेंट है, तो ये रिकॉर्ड भले ही बन गया हो, लेकिन ये रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। आप राहुल गांधी को अगर बनाने के लिए तैयार थे तो राहुल गांधी को वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं तो भाई क्यों उनको पकड़ करके रखा जा रहा है? वो अगर चाहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि वो किसी दलित को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, उसमें मुकुल वासनिक का भी नाम आ रहा है, और ये सब पॉलिटिकल गॉसिप है, इसका कोई आधार नहीं है, ये हम लोग तो ऐसे ही सुनते हैं। उसमें खड़गे साहब का भी नाम आ रहा है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी ये कह रहे हो कि भाई किसी और को बना दीजिए गांधी परिवार के अतिरिक्त, लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे चाटुकार वो होते हैं कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो जाएगा और ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समस्या जो है उन चाटकारों की है जो वास्तव में पार्टी का हित नहीं चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, और जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द मंडराते रहना चाहते हैं। ये उनकी समस्या है। इसको भेदना और इसको समझना, ये काम गांधी परिवार का है। नाकामी उसकी यहां है कि वो अपने चाटुकारों की जो भी सलाह है उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रही है, वो उस बात को नहीं समझ पा रही है और बहुत ऑफेंसिव उसको खेलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अब इससे ज्यादा गर्त में और क्या जाएगी कांग्रेस पार्टी, और वो कांग्रेस पार्टी जिसकी तरफ मैं बस एक बात और जोड़ दूं, वो कांग्रेस पार्टी जिसकी अपनी जो आइडियोलॉजी थी, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो केवल कांग्रेस के लोग हो सकते थे उसके मंत्रालय में, लेकिन गांधी से लेकर के नेहरू तक उन लोगों का जो मंतव्य था कि ये आजादी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है, ये आजादी हिंदुस्तान को मिली है, इसलिए इसमें हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उस बिना पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया जाता है, और यहां तक कि मुस्लिम लीग छोड़ करके जो लोग आए थे उनको भी शामिल किया जाता है, संविधान सभा से लेकर के और मंत्रालयों तक। ये जो दिखाया था कांग्रेस पार्टी ने जो बड़प्पन कि साहब ये हिंदुस्तान की आजादी है और जो सरकार बने वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करे, यही दिल उनको दिखाना पड़ेगा। और अगर आज जो समुदाय उनसे छिटक गए हैं उनके बीच जाकर के वो नैरेटिव तो चलाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी शायद पाठक जी ने कहा था कि करो और मरो, मुझे लगता है कि ये वक्त है कांग्रेस के लिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने।
इस बात को कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि आज बस उनके लिए यही है कि डू और डाई। वो लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, और अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर खत्म भी हो जाएंगे, ये भी तय है।